दुनिया की आबादी है 8 अरब। इनमें से 5.5 अरब लोगों के पास इंटरनेट है और सोशल मीडिया का एक्सेस भी। और इन 5.5 अरब में से कम 10 करोड़ लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। आप कुल कितने इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं? 10, 20, 50, शायद 100 भी, लेकिन 10 करोड़ लोगों का कंटेंट तो कभी नहीं देख पाएंगे। और ये जो आंकड़ा है ये लगातार बढ़ रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने 2 साल पहले 5 करोड़ इन्फ्लुएंसर्स की बात कही थी। 2 साल में संख्या दोगुनी हो चुकी है और जाहिर है आगे और भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि जॉब कट्स और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के ज़माने में ये एक आसान ऑप्शन लगता है। अमेरिका में हर 1000 इंस्टाग्राम यूजर्स पर 14 क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स हैं, जबकि भारत में सिर्फ 1.5। यानी इंडियन मार्केट में अभी बहुत पोटेंशियल है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आने वाले सालों में हम सैकड़ों हजारों नए इन्फ्लुएंसर्स देखेंगे। सोशल मीडिया कंपनीज ने मॉडल ही ऐसा गजब का निकाला है, एक हाथ दे एक हाथ ले। आप एल्गोरिदम को कंटेंट फीड कीजिए, एल्गोरिदम आपको पैसा फीड करेगी। इंस्टा पर रील के 1 मिलियन पार कर जाने पर आप 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। वहीं यूट्यूब पर लंबा वीडियो मतलब ज़्यादा एड्स तो कमाई 2-3 लाख की भी हो सकती है। लेकिन कमाई के जरिए और भी हैं। फोर्ब्स के आंकड़े दिखाते हैं कि दुनिया का सबसे पॉपुलर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट साल के 8.5 करोड़ डॉलर कमाता है। हाईएस्ट अर्निंग इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट उठाकर देखेंगे तो सब यंग लोग ही दिखेंगे, जिससे दुनिया भर के यूथ को उम्मीद मिलती है कि चाहो तो तुम भी ऐसा करियर बना सकते हो, क्योंकि ये लोग अब सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स नहीं, एंटरप्रेन्योर्स बन चुके हैं और इनके पास कमाई के प्रॉपर रेवेन्यू मॉडल्स हैं। तो चलिए अब पता लगाते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स की कमाई होती कहाँ कहाँ से है। सबसे पहला तरीका है प्लेटफॉर्म बेस्ड एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। यानी आप जब कोई वीडियो देखते हैं तो उसके शुरू होने से पहले या बीच में जो एड्स चलते हैं, प्लेटफॉर्म उसका एक शेयर आपको देता है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी के वीडियो पर स्ट्राइक आती है और यूट्यूब उसकी मोनेटाइजेशन रोक देता है तो कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत नुकसान होता है। दूसरा तरीका है स्पॉन्सर्ड कंटेंट। लोग अक्सर अपनी वीडियोस की शुरुआत में बोलते हैं आज के स्पॉन्सर हैं, यानी कंपनी ने क्रिएटर को पैसा दिया है जिसके बदले में उसे अपने वीडियो में 1 से 1.5 मिनट तक कंपनी के बारे में बात करनी होगी। अब ये आप पर है कि आप उसे ट्रेडिशनल टीवी कमर्शियल एड की तरह देखते हैं या वाकई में मानते हैं कि मेरा पसंदीदा क्रिएटर किसी ब्रांड की बात कर रहा है तो वो अच्छा ही होगा। आप कुछ भी समझें, लेकिन क्रिएटर और ब्रांड के बीच में ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। ब्रांड को आप तक पहुंचना है, क्रिएटर को पैसा कमाना है। क्लासिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दोनों का फायदा ही फायदा। कई बार इसे स्पॉन्सरशिप बोलने की जगह ब्रांड कोलैबोरेशन का नाम दिया जाता है। यानी मैं ना केवल आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी बल्कि उसे इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगी। अब ये बहुत सटल तरीके से भी किया जा सकता है या पूरी बेशर्मी से भी, डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा मिल रहा है। भारत में क्रिएटर्स की 90% कमाई ब्रांड डील से ही होती है। ये वैसा ही है जैसे किसी ज़माने में शाहरुख खान लक्स से नहाते हुए दिखते थे, लेकिन क्या वो वाकई लक्स इस्तेमाल करते होंगे, ये आप तय कर लीजिए। खैर, इसी तरह से एफिलिएट मार्केटिंग भी की जाती है। मतलब मैं कहूँ कि फलां प्रोडक्ट का जो लिंक है वो मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो जितनी बार आप उस पर क्लिक करेंगे उतनी बार मुझे कमीशन मिलता रहेगा। आजकल डोनेशंस का ऑप्शन भी है। मान लीजिए मेरे 10 लाख फॉलोअर्स हैं और हर कोई मेरी वीडियो पर मुझे 5 रुपया भी अगर डोनेट कर दे तो बन गए मेरे 50 लाख एक ही वीडियो में। नॉट बैड एट ऑल। इसी तरह कुछ लोग जो अपने कंटेंट को एक्सक्लूसिव रखना चाहते हैं वो सब्सक्रिप्शन मॉडल इस्तेमाल करते हैं। उनका कंटेंट पेवॉल के पीछे छिपा होता है। वहां भी यही लॉजिक है कि एकदम मिनिमल फी भी लगाएंगे तो भी ठीक ठाक कमाई हो जाएगी, क्योंकि यूजर्स की जेब से तो 150 ही जाएगा ना, तो वो दे भी देंगे। लेकिन भारत में इस मॉडल के लिए एक्सेप्टेंस अभी बहुत कम है। बहुत गिनती के ही लोग हैं जो इसे चला पा रहे हैं। अब अगर आप मॉडरेटली पॉपुलर हो गए तो आप अपना खुद का मर्चेंडाइज या अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। जैसे मिस्टर बीस्ट ने अपना चॉकलेट ब्रांड लॉन्च किया, अपना बर्गर ब्रांड लॉन्च किया। लोग आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, उससे आपकी कमाई होगी, मार्केट में आपके बारे में और बात होगी, आपको इवेंट अपीयरेंसेस के लिए बुलाया जाएगा, उसके भी आप मोटे पैसे चार्ज करेंगे और ये एक साइकिल की तरह चलता रहेगा।
क्योंकि जितना ज़्यादा इवेंट्स में आप जाएंगे उतनी ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़ती रहेगी, उतना ही आपका रेट और बढ़ेगा और आप धीरे धीरे इन्फ्लुएंसर से सेलिब्रिटी बन जाएंगे। मिशन अकम्प्लिश्ड। और ये कमाई के मैंने अभी जितने ज़रिए बताए, ये सब डिपेंड करते हैं इस बात पर कि आपके कितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, क्योंकि इस संख्या के आधार पर आपका एक क्लास डिवीजन किया जाता है। जैसे YouTube हर माइलस्टोन पर आपको एक अलग रंग का प्ले बटन भेजता है, वैसे ही जब आप कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में शुरुआत करते हैं तो 1 से 10,000 के बीच फॉलोअर्स आपको बना देते हैं नैनो इन्फ्लुएंसर। 10 से 50,000 फॉलोअर्स के साथ आप बन जाते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर। फिर 50,000 से 2.5 लाख तक आप कहलाते हैं मिड टियर इन्फ्लुएंसर। 2.5 लाख से 10 लाख के बीच आपका रुतबा बन जाता है मैक्रो इन्फ्लुएंसर का। और 10 लाख के बाद आप ऑफिशियली बन जाते हैं मिलियनेयर या फिर मेगा इन्फ्लुएंसर, सीधी भाषा में सेलिब्रिटी। जितने ज़्यादा फॉलोअर उतनी ज़्यादा कमाई। नैनो इन्फ्लुएंसर्स महीने में बमुश्किल 10,000 रुपए तक कमा पाते हैं और सेलिब्रिटी लाखों करोड़ों। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक पोस्ट के 20 से 25 लाख डॉलर लेते हैं। तो अगर एंड गोल सेलिब्रिटी बनना ही है तो फिर सेलेब्स क्यों कंटेंट बनाने में लगे? इसलिए कि कोविड के बाद से ऑडियंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग अब टीवी कम देख रहे हैं, खासकर यंग लोग। कोविड से पहले की तुलना में अब लोग सिनेमा भी कम जा रहे हैं क्योंकि अब डिजिटल ऑप्शंस बहुत हैं। यंग ऑडियंस सोशल मीडिया के साथ साथ OTT भी अपने फ़ोन पर ही देख लेती है। तो किसी ना किसी तरह आपके फ़ोन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, रेलेवेंट रहने के लिए भी और कमाई करने के लिए भी। इसलिए कभी आपको ये लोग पॉडकास्ट में दिखेंगे, कभी व्लॉग्स में, कभी अपना ब्रांड प्रमोट करते दिखेंगे, कभी किसी और का। भारत में इंस्टाग्राम के पास हर महीने 2 अरब एक्टिव यूजर्स आते हैं। इन्फ्लुएंसर्स के लिए इंस्टा कमाई का सबसे अहम जरिया है। यूट्यूब के मुकाबले ये आसान भी है, यहाँ आपको छोटे वीडियो बनाने होते हैं। अब इतने लंबे डीप डाइव वीडियो बनाने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और रिसर्च भी। ऊपर से देखेंगे तो ये इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी बहुत हाल फिलहाल का कॉन्सेप्ट लग सकता है, लेकिन 2 कदम पीछे जाकर देखिए तो समझ आएगा कि इसमें एक्चुअली नया कुछ भी नहीं है। देखिए, मास मीडिया की अगर बात की जाए तो पहले सिर्फ रेडियो और अखबार हुआ करते थे। बहुत चुनिंदा लोग रेडियो में काम करते थे और उनकी आवाज़ पूरा देश सुनता था। वो मीडिया के शुरुआती इन्फ्लुएंसर्स थे। सुनने वाले उन्हीं के स्टाइल में बोलने की कोशिश करते थे, उन्हें चिट्ठियां लिखा करते थे। वो जो सब कहते थे उससे इन्फ्लुएंस होते थे। अब अमीन सयानी की आवाज़ को कौन भूल सकता है? ऑडियो के बाद आया विजुअल मीडियम, सिनेमा। अब सिर्फ बोलने का नहीं, चलने का भी स्टाइल कॉपी होने लगा। लोगों को अपने हीरो जैसे कपड़े सिलवाने थे, एंग्री यंग मैन वाला लुक क्रिएट करना होता था। ये विजुअल मीडियम फिर बड़े पर्दे से निकलकर घरों तक आया टीवी की शक्ल में। अब इन्फ्लुएंसर्स बन गए टीवी एंकर्स। सलमा सुल्तान के बालों में लगे गुलाब से लेकर शम्मी नारंग की जेब में रखे पेन तक हर स्टाइल कॉपी होने लगा। और फिर आया इंटरनेट। इसने सबको मौका दे दिया इन्फ्लुएंसर बनने का। इंटरनेट के शुरुआती दिनों में ब्लॉगिंग खूब पॉपुलर हुई थी। हर कोई अपना ओपिनियन लिख सकता था, दूसरों तक पहुंचा सकता था। जहां कुछ खास लोग ही अखबारों में एडिटोरियल लिख पाते थे, वहीं ब्लॉगिंग की दुनिया ने सबको आवाज दे दी। इंटरनेट लेगेसी मीडिया को डेमोक्रेटाइज करता गया। एडिटोरियल्स की जगह ब्लॉग्स, रेडियो की जगह पॉडकास्ट और टीवी और सिनेमा की जगह व्लॉग्स और रील्स। फर्क बस इतना कि अब चुनिंदा इन्फ्लुएंसर्स की जगह लाखों करोड़ों लोग इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। जिस किसी के हाथ में फोन है वो खुद से कोशिश कर सकता है। पिछले 10 साल में ये ग्राफ इतनी तेजी से ऊपर गया है। इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी जो कि 2015 में महज 1 अरब डॉलर की थी, आज 33 अरब डॉलर की हो गई है। लेकिन यहां एक सवाल, अगर किसी दिन सोशल मीडिया ही बंद हो जाए तो इस इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी का क्या होगा? आपको नेपाल का ख्याल आया होगा, लेकिन और भी देश हैं। अफगानिस्तान ने सोशल मीडिया पर रोक लगाई है, उत्तर कोरिया में रोक है, ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बंद कर दिया है, और भी कई देश ऐसा करना चाहते हैं। चाइना में तो फेसबुक, ट्विटर वगैरह वैसे ही नहीं है, वहां चाइनीज ऐप्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन नियम कायदों के साथ। वहां स्क्रीन टाइम लॉ फॉलो होता है। इसके तहत बच्चों को इंटरनेट अलाउड है, लेकिन सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए।
8 साल से कम के बच्चे 40 मिनट से ज़्यादा फ़ोन पर नहीं रह सकते। 8 से 11 साल तक के बच्चों को 1 घंटा अलाउड है, 12 से 15 की उम्र में 1.5 घंटा और 16 से 17 में 2 घंटे, क्योंकि स्कूल के प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए टाइम चाहिए। और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बच्चों को स्क्रीन देखने की इजाज़त नहीं है। बच्चे सिर्फ माता पिता का ही फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं और उन फ़ोन्स की बाकायदा मॉनिटरिंग होती है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे फ़ोन पर नहीं हैं। चीन की ये डिटेल देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जहां कोविड के बाद से दुनिया भर में बच्चों के हाथ में फ़ोन आ गया है, वहीं चीन इसे बच्चों के हाथ से छीन रहा है। कोविड के दौर में मजबूरी थी, पढ़ाई घर से ही हो रही थी, स्क्रीन्स के बिना ये मुमकिन ही नहीं था। और तब जो बच्चों को स्क्रीन्स मिली वो नॉर्म बन गया कि बच्चे तो स्क्रीन पर रहेंगे ही। और इसी का फ़ायदा सोशल मीडिया कंपनीज उठाती रही हैं। इन्फ्लुएंसर्स सबसे ज़्यादा टीनेजर्स को टारगेट करते हैं। ये दो धारी तलवार है। पहला, टीनेजर्स इन्फ्लुएंसर्स के बताए प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहेंगे और दूसरा, वो खुद आगे चलकर इन इन्फ्लुएंसर्स जैसा बनना चाहेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हर तरह से इन यंग लोगों की ज़रूरत है, लेकिन चाइना इज़ 1 स्टेप अहेड। वो बच्चों को इस जाल में फंसने ही नहीं देना चाहता। अब जहां बाकी देश सोशल मीडिया पर सख्ती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं भारत इससे बिल्कुल उल्टी दिशा में जाता हुआ दिखता है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स यहां सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं बेच रहे हैं, पॉलिटिक्स भी डिफाइन कर रहे हैं। भारत में इन्फ्लुएंसर्स को मोटिवेट करने के लिए नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिए जाते हैं, जिन्हें बाकायदा सरकार आयोजित करती है। और देश के सबसे पॉपुलर इन्फ्लुएंसर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मोदी के पास मोस्ट फॉलोड वर्ल्ड लीडर ऑन सोशल मीडिया का खिताब है। देश के युवाओं तक पहुंचने के लिए मोदी सरकार हर मुमकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती रही है। इनफैक्ट अब तो आंकड़े दिखा रहे हैं कि देश में नेता पत्रकारों को नहीं, इन्फ्लुएंसर्स को इंटरव्यू देना पसंद करते हैं, क्योंकि पत्रकार क्रिटिकल सवाल करेंगे, इन्फ्लुएंसर को क्रिटिकल होने की जरूरत नहीं है। नतीजतन अब पत्रकारों पर इन्फ्लुएंसर स्टाइल इंटरव्यूज करने का दबाव बनने लगा है। तो इस लिहाज से भारत में इंटरनेट या सोशल मीडिया के बंद हो जाने का डर नहीं है। भारत की क्रिएटर इकोनॉमी अभी बहुत नई है। करीब 25 लाख डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के साथ भारत अमेरिका और ब्राजील के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है। फिलहाल इनमें से सिर्फ 10% यानी करीब 2.5 लाख लोग अच्छी कमाई कर पा रहे हैं। तो अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर बनने की राह पर हैं, तो याद रखिएगा कि आपके पास मौका ज़रूर है, लेकिन हर इंडस्ट्री की तरह यहाँ भी कुछ ही लोग करोड़ों कमाएंगे, हर कोई नहीं। और आपको अपने लिए ये एथिक्स भी तय करने होंगे कि पैसा कमाने के लिए आप किस तरह का कंटेंट पुश करेंगे। अगर आज आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा है तो शेयर करिए इस वीडियो को, क्योंकि हमारे पास ना स्पॉन्सर्स हैं ना कोलैब्स। हमारे पास हैं तो सिर्फ आपके दिए हुए व्यूज़ और कमेंट्स। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। नमस्कार।